नहीं, उसमें से जो पार्ट हमने किया है मैक्सिमम क्वेश्चन उससे कर रहे हैं, जो आप कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं। जो टॉपिक नहीं किए हुए अगर कोशिश करें बाकी कर सकते हैं, तो भी है बस। ठीक है, फिर we talk about system modeling. Up to now we've completed agile programming, we talk about functions of engineering, we talk about different aspects of software engineering. Today we will talk about system modeling. So what is system modeling, by the way? Talk about different models, like what kind of different models are there, how and why do we need to understand these different models. There are context models. Context models. What is the context, by the way? So बता सकते हैं context किसे कहते हैं? इस टॉपिक पे बात होगी. What is context? What is context? वो एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आता था शायद इंटर में भी आता है, explain with reference to the context. That's the first. ये क्वेश्चन आता है भी तो explain with reference to the context का क्या मतलब है? उर्दू में इसको कहते हैं सियाक व सबाक. सियाक व सबाक के हवाले से इस पर्टिकुलर लाइन का या पैराग्राफ का मतलब बताइए. कॉन्टेक्स्ट कहते हैं आगे पीछे. सियाक व सबाक यानी इस पर्टिकुलर चीज से पहले क्या है और इससे बाद में क्या है. ठीक है, मतलब आपने सुना होगा पॉलिटिशियंस को स्टेटमेंट दे देते हैं, बाद में कहते हैं कि हमारे बयान को सियाक व सबाक से हट के बयान किया जा रहा है, यानी वो किसी कॉन्टेक्स्ट में की थी आपने बात और किसी और कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, so that is what context is, the environment in which something is being said under the circumstances in which something is being communicated. That is what context is. For example देता हूँ आपको, ये क्या लिखा है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये 13 लिखा है. ठीक है, अच्छा आप एक बार याद रखिएगा कि या नोट कीजिएगा, मैंने कोई वर्ड चेंज नहीं किया है. जो 13 लिखा हुआ था 13 लिखा हुआ है. अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ. अब क्या हो गया ये? ठीक है, तो 13 था, अभी तो 13 था, अभी कैसे हो गया? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है, क्योंकि वो चीज जो इसको सराउंड कर रही है ना, वो चीज चेंज हो गई. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि if you change the context of something, the entire meaning of that thing changes. आप किसी भी चीज का आगे पीछे चेंज कर रहे हैं तो पूरी चीज का मतलब बदल जाता है. ठीक है, तो इसीलिए in order to model a system we need to understand the context in which the system would operate. अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं और एग्जांपल आपको बताता हूँ कि एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक आदमी एक सिस्टम जो आप बनाने वाले हैं वो इस्तेमाल करेगा एक टेबल और चेयर पे बैठ के. एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो इस्तेमाल करेगा फील्ड में लैपटॉप होगा उसके पास वो फील्ड में इस्तेमाल कर लेगा. एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि बिजली के खंभे पे चढ़ा हुआ होगा और बिजली के खंभे पे एक हाथ से वो सिस्टम ऑपरेट करेगा. ये तीनों डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मॉडल कर रहे हो सिस्टम तो you would keep in mind the context. The context would ultimately affect the functioning of the system, the UI of the system, the interface design, the usability of the system as well. तो कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है ना. आज तो आप ऐसी ऐसी जगहों पे बैठ के मुख्तलिफ एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं. इसलिए कभी सोचा था मोबाइल फोन बनाने से पहले या बहुत सारी एप्स बनाने से पहले कि कोई बाथरूम में बैठ के भी फोन इस्तेमाल कर रहा हो. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज्ड. आज किसी ने थोड़ी सोचा था कि वाटरप्रूफ फोन बनाने की जरूरत क्या है. कौन सा कुछ स्विमिंग पूल में या पानी का कोई काम करते हुए इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, तो एज द कॉन्टेक्स्ट चेंजेस द रिक्वायरमेंट्स चेंज.
ठीक है, and if you are able as a good system developer, as a good system designer, if you are able to understand the context in which the system is being developed, you only then will be able to understand what the true requirements of the system is, right? And only then you will be able to design a system that completely fulfills the user requirements. Clear? ठीक है, we have context model, we have interaction models as well. ठीक है, interaction models क्या होते हैं? Interaction models take a viewpoint from the perspective of how the users are going to interact with the system. ATM machine में आप enter होते हैं. Interaction model क्या होता है? सबसे पहली चीज जो interaction model में define होती है कि how the user would input something to the system. हमने पहले देखा था कि input होता है, तो process होता है, and then there is some output of any system. तो interaction model क्या कहते हैं कि how the user, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होगा यूजर का सिस्टम के साथ, वो क्या होगा? तो एज द यूजर वुड एंटर एटीएम, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट द यूजर डज? इंसर्ट करता है. तो स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है क्या? इंसर्ट कार्ड. ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम ने यूजर को बताया भाई इसमें कार्ड डालो. अगर वो वैसे ही नंबर कुछ प्रेस करना शुरू कर देगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मैसेज आता रहेगा कि इंसर्ट कार्ड कंटिन्यू, इंसर्ट कार्ड कंटिन्यू. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक इंटरेक्शन है ना सिस्टम का यूजर के साथ. और उसके बाद फिर यूजर अपना वो सिस्टम यूजर से क्या बात करता है, क्या कहता है? आपका कार्ड डल गया, कार्ड की प्रोसेसिंग हुई है, ये याद रखिएगा. कार्ड की क्या प्रोसेसिंग हुई है? कार्ड पे मैग्नेटिक टेप लगा हुआ है, उस मैग्नेटिक टेप में आपकी इंफॉर्मेशन है. जैसे ही आपने कार्ड एक्सेप्ट किया, वो कहता है वेलकम और आपका नाम. और उसके बाद आपसे कहता है एंटर योर पिन या एंटर योर पासवर्ड या व्हाटएवर कीवर्ड जो भी. आप फिर वो, तो ये क्या हुआ है कि सिस्टम का यूजर के साथ इंटरेक्शन हुआ है. इस तरह के इंटरेक्शन को डिफाइन करके भी हम सिस्टम के मॉडल को समझ सकते हैं कि हाउ द सिस्टम वर्क्स एंड हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स. राइट, दोस काइंड ऑफ मॉडल्स आर कॉल्ड इंटरेक्शन मॉडल्स. फिर देयर आर स्ट्रक्चरल मॉडल्स जो कि सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि सिस्टम का प्राइमरी स्ट्रक्चर है क्या. जैसे स्ट्रक्चर किसी बिल्डिंग का होता है, आपको पता चल जाता है स्ट्रक्चर देखने के लिए किस तरह की बिल्डिंग बनने वाली है. स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? ढांचा जो होता है. ठीक है, शुरू में क्या होता है? बिल्डिंग पिलर्स बने हुए होते हैं ना, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाता है यार ये पिलर है तो ये इधर से इधर दीवार बनेगी, यहाँ पे दरवाजा होता है, वहाँ पे आपको पता होता है कि यहाँ पे दरवाजा है. तो स्ट्रक्चर से आपको सिस्टम के बारे में पता चल जाता है, और उसी स्ट्रक्चर से आपको ये भी पता चल जाता है कि ये सिस्टम कितना वेट उठा सकता है, यानी कितने यूजर्स इसके ऊपर एक साथ काम कर सकते हैं, एक्सेट्रा. तो देयर आर सम स्ट्रक्चरल मॉडल्स एज वेल. देन देयर आर बिहेवियरल मॉडल्स जो कि सिस्टम के और यूजर दोनों के बिहेवियर से ड्राइव होते हैं और उसकी बेसिस पे फिर आगे बढ़ते हैं. देयर इज मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग, आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे. System modeling is the process of developing abstract models of a system, with each model presenting a different view or perspective of that system. जो हमने अभी बात की है कि this is system modeling is the process of developing abstract models of the system, and every model presents a different view or perspective of the system. इस तरह से और से बात की. कॉन्टेक्स्ट मॉडल है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी यूजर का कॉन्टेक्स्ट किसी सिस्टम को ऑपरेट करने का कुछ और हो सकता है, डेवलपर का कुछ और हो सकता है, हर तरह के यूजर हो सकते हैं, उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं. सिस्टम मॉडल ये सब चीजें डिफाइन करती है. सिस्टम मॉडल इज नाउ come to me representing a system using some kind of graphical notation, which is almost all of it based on notations in the unified modeling language. So अब system models को हम एक लैंग्वेज to develop होंगे over the years, तो एक graphical representation है of the system model. उसको हम कहते हैं UML. UML क्या है? Unified Modeling Language. It is a modeling language which has been developed over the years. इसे हमने कहा गया है कि बाहर अपनी मर्जी से सिस्टम मॉडल्स डिफाइन कर रहा है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी किसी भी डिजाइन स्टेटमेंट में? उसकी यूनिवर्सलिटी, यानी वो यूनिवर्सली अंडरस्टैंड किया जा सकता है. दैट्स व्हाई वी हैव ऑल द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन एंड दैट इज वेल. ठीक है, तो एक लैंग्वेज बना दी गई, ठीक है, ग्राफिकल लैंग्वेज है जिसका नाम है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. ठीक है,
बेसिकली हम देखेंगे कि रिलेशन सिस्टम मॉडलिंग is an analysis to understand the functionality of the system, and models are used to communicate with the customers. Current models क्या है जिस पे काम किया जा रहा था? Current models में existing system are used during requirements engineering. They help clarify the existing system does and what can be the basis of discussion and strength and whatever the requirements are. The current strengths leads to the new requirements, right? The existing and planned system models जो है they are used during experiments engineering to help explain the proposed requirements to other system stakeholders. Engineering up ये बहुत सारा explanation है. We talked about this, so I'll move ahead. और जो UML diagrams हैं और जो different context models हैं उसकी तरफ आते हैं. ठीक है, system perspective हमें बात करनी है कि how the system would look at a user, how the system would look at a input that is given by a user. ठीक है, structural perspective when you model the organization of a system or structure of that data that is processed by the system, when you are basing your perspective from the structural point of view, from the structural perspective, when you are looking at things from the structural perspective, तो इसको हम structural perspective कहते हैं. Behavioral perspective की हमने बात कर ली, where you model the dynamic behavior of the system and how it responds to the events. For how would the system behave under such circumstances? एक एग्जांपल तो खैर और भी सबके हो सकती है. पाकिस्तान का एक सैटेलाइट गया, मतलब एक सैटेलाइट स्पेस में जा रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मांगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से कि आप अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना के दें सो दैट वी कैन स्टडी द बिहेवियर ऑफ दैट सिस्टम इन स्पेस. ठीक है, यानी अगर आप एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो हाउ द सिस्टम वुड बिहेव. ये क्या होता है? बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम. जो हमने बाकी के सिस्टम, अगर ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो सिस्टम कैसे काम करेगा? बहुत सिस्टम होते हैं जो कि काम करना, अगर ज्यादा सर्दी हो जाएगी तो किस तरह से काम करेगा? ये तो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं जो किसी सिस्टम पे अफेक्ट कर सकते हैं. और भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं. पानी के अंदर कोई सिस्टम कैसे काम करेगा? डिफरेंट बिहेवियर्स हैं जो कि स्टडी की जाते हैं सिस्टम के अंदर. डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस कोई सिस्टम किस तरह से काम करता है. तो यूएमएल डायग्राम्स की कुछ टाइप्स हैं जो बड़ा जरूरी है समझना. बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है. मैं पहले ही आपको बता देता हूं ताकि आप इसको बहुत मुश्किल चीज ना समझें. इट इज अ वेरी यूजफुल टूल बट इट्स अ वेरी इजी टू यूज टूल. यूएमएल डायग्राम्स में एक्टिविटी डायग्राम्स होते हैं जो कि हमें ये बताती है कि एक्टिविटीज जो कि किसी भी प्रोसेस में या किसी तरह की डेटा प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है वो किस तरह से हो रही है. ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है? एक्टिविटी डायग्राम्स. फिर देयर आर यूज केस डायग्राम्स. यूज केसेस हम कहते हैं कि हाउ अ पर्टिकुलर सिस्टम interacts with its environment. यानी एक यूजर है वो सिस्टम से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, दूसरा यूजर है वो सिस्टम से किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है. जैसे हमने अभी एटीएम की एग्जांपल ली है, तो एक एटीएम पे यूजर आता है, एक यूजर एटीएम पे आया, उसने एटीएम से इंटरेक्ट किया, उसने सबसे पहले अपना कार्ड इंसर्ट किया. ठीक है, सिस्टम ने उससे क्या पूछा? एक बताओ. फिर बताइए ये क्या, ये इंटरेक्शन डिफाइन हो रहा है. ठीक है, द सिस्टम हाउ इज इट कम्युनिकेटिंग विद द एटीएम. अच्छा, ये यूजर तो नहीं है, ये तो एक नॉर्मल यूजर है जो कि एंड यूजर है. इस एटीएम मशीन को वो आदमी भी उसके साथ इंटरेक्ट करेगा जो इस एटीएम मशीन में कैश इंसर्ट करने आया है. वो भी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए इसको ठीक करने के लिए आया है. तो हर एक का इंटरेक्शन डिफरेंट होगा. तो ये सारे क्या बनते हैं? डिफरेंट यूज केसेस. यानी इसका यूज डिफरेंट होगा, किसी और का यूज डिफरेंट होगा, किसी और से बना दिए किसी और कैटेगरी ऑफ यूजर का यूज डिफरेंट होगा एंड सो ऑन. तो ये क्या कहलाता है? यूज केसेस. ठीक है, फिर देयर आर सीक्वेंस डायग्राम्स एज वेल. एक हमने क्या कहा? सबसे पहले एक्टिविटी डायग्राम्स, उसके बाद यूज केस डायग्राम्स और तीसरी चीज एक्टिविटी डायग्राम्स. एक्टिविटी डायग्राम्स सॉरी सीक्वेंस डायग्राम. सीक्वेंस से क्या समझ में आती है? जो भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है या जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है उसका सीक्वेंस क्या होगा. सीक्वेंस अलाउज शोस इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड सिस्टम बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स. ये क्या है? एक्टर्स. ये क्या है? ये सिस्टम कंपोनेंट है. ठीक है, एटीएम है या एटीएम का इंटरफेस है या व्हाटएवर. ठीक है,
तो ये सीक्वेंस डायग्राम क्या डिफाइन करती है कि एक्टर्स और सिस्टम कंपोनेंट्स के दरमियान किस तरह का इंटरेक्शन है और ये किस तरह से सिस्टम एक्ट करता है और किस सीक्वेंस में चलता है। पहले क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या, ठीक है। उसके बाद देयर आर क्लास डायग्राम्स shows the object classes in the system and association between these cases don't need to get हम लोग ऑब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ रहे थे। तो क्लास का पता है क्या होता है, क्या होता है ये तो क्लास नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हो तुम लोग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स है, यही तो पूछ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहे हो ना नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की थ्योरी पढ़ी है तुम लोग, सिर्फ पाइथन, डायरेक्ट पाइथन पढ़ा है। तो हम लोगों को एक एडवाइस करा, खुद से पढ़ लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। मतलब पाइथन तो एक बहुत ही आसान सी चीज है, पाइथन सीखने के लिए आपको एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ लेंगे तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो उसको एक हफ्ते से कम लगेगा आपको सीखने में, ठीक है। ये बात ज्यादा है और सिर्फ आपका फायदा और किसी का इससे फायदा है। And then there are state diagrams. State diagrams से बताती हैं how the system reacts to development. So what state the system would be in when something would happen. ठीक है, जब ये होगा तो सिस्टम किस स्टेट में होगा, सिस्टम हैंग तो नहीं हो जाएगा, सिस्टम नॉट रिस्पोंडिंग स्टेट में तो नहीं चला जाएगा, सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स करेगा किस पर्टिकुलर इवेंट को। अभी देखते हैं ना, एग्जांपल्स देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होता है, जरा डायग्राम, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकल मॉडल्स है, अभी तक हम किसी बात कर रहे थे, टेबल डायग्राम, कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स की बात कर रहे थे। ग्राफिकल मॉडल्स है, ग्राफिकल मॉडल्स एज अ मींस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिस्कशन अबाउट एन एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड सिस्टम। ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं पूरे सिस्टम के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, ताकि आपके लिए डिस्कशन करना और सिस्टम की चेंजेस पे, प्रपोज्ड चेंजेस पे बात करना आसान हो सके। ऐसे ही हवा में बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप क्या करते हैं, हम अक्सर एक एग्जांपल ले रहे हैं ना, हम टेलर को कपड़े देने जा रहे हैं, तो आप टेलर से जब कपड़े देने जाते हैं तो वो भी क्या करता है, अपने सामने कोई चीज ड्रॉ कर देता है, तो रेफरेंस देना आसान होता है। वो बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसे कि अल्टीमेटली आउटपुट होता है, लेकिन उसको एक रेफरेंस मिल जाता है कि जी ये ग्राफिकली ये होगा, ये वाली चीज मुझे इस जगह पे फिट करनी है, ये वाली चीज इस जगह पे फिट करनी है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट ग्राफिकल मॉडल्स आर यूज्ड फॉर, कि आपको एक लेआउट की वजह से एक आइडिया मिल जाता है कि हाउ द सिस्टम इज गोइंग टू परफॉर्म एंड हाउ द सिस्टम इज गोइंग टू, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट इज अ वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, इज वेयर डॉक्यूमेंट हो जाती है सब चीजें आपके सामने, एंड एज अ डिटेल सिस्टम डिस्क्रिप्शन दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, और उसी को फिर देख के आप सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन भी बना सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से पहले उनके क्या बनाए जाते हैं, वो क्या चीजें होती हैं, आपके मॉडल से बनाए जाते हैं। प्रोटोटाइप तो एक वर्किंग मॉडल होता है, यानी इस फोन का प्रोटोटाइप बनाना है तो मैं इस तरह का एक कार्डबोर्ड लूंगा, उसके ऊपर स्क्रीन लगाऊंगा, वो एक अलग तरह की, ठीक है। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन द ग्राफिकल मॉडल टू द स्केल। एक बिल्डिंग छोटी सी बनी हुई होती है जिसमें हर चीज उसी साइज के मुताबिक होती है, ऑब्वियसली उसको आप छोटा कर देते हैं जिस तरह का एग्जिस्टिंग जो आप बनाना चाह रहे हो। बिल्डिंग के देखिए ना छोटे मॉडल्स पर, वो प्रोटोटाइप है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो सिस्टम की प्रोटोटाइप होती है ना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी, उसमें भी टाइप्स होती हैं। उसमें हमारे पास लो फाई प्रोटोटाइप्स होती हैं और हाई फाई प्रोटोटाइप्स होती हैं। लो फाई का मतलब लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स, हाई फाई का मतलब हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स। लो फाई प्रोटोटाइप्स में भी दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, एक थ्रोअवे प्रोटोटाइप्स और एक एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप्स। याद है ना कुछ, ये प्रोटोटाइप्स अलग है, जो ग्राफिकल मॉडल्स है, ये ग्राफिक मॉडल्स है वो अलग है। And context models जो है वो obviously illustrate the operations context of the system. We talked about the system boundaries. Boundaries क्या होती हैं और क्यों जरूरी है? Boundaries क्या होती हैं? System boundaries. Limits. ठीक है, क्या कभी किसी ने कहा कि लिमिट्स बनाओ?
So system boundaries are established to define what is inside and what is outside the system. Why is it very important? Because you need to know what is it that you need to focus on and what is it that you need to let go. भाई ये काम मेरे डोमेन के अंदर है, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, ये काम मेरे डोमेन से बाहर है, यानी आउटसाइड द लिमिट्स है, ये मैं काम नहीं कर सकता। और पुलिस स्टेशन की तो लिमिट्स होती है ना। एक पुलिस वाला कहता है भाई ये जो हुआ है, आप गए यानी पुलिस वाले को देखो, उसको क्या कहता है, ये मेरी लिमिट्स में नहीं है भाई, आप उस थाने जाओ। ठीक है, तो हमारे ये लड़ाई होती रहती है, ये मेरी लिमिट है, ये इसकी लिमिट है, ये उसकी लिमिट है, वो बैलेंस जो भी। लेकिन अगेन when it comes to software development there has to be some kind of boundaries to define how the system is going to what are the limits of the system. ठीक है, इतना बहुत कर लें। ठीक है, अच्छा, the context of MHC PMS, ये क्या है MHC PMS, इसका मतलब बताओ। ठीक है, अच्छा, कई लोगों को ये पता नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारे मुंह से सुन के वो कुछ होगा, वो जो आप किसी ने बता दिया वो भी काफी ऐसा ही है। तो दिया करो, बिल्कुल। और मैंने ये भी कहा था कि इसको जरा बार-बार रोज करते रहना कि क्या है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये सिस्टम है और ये कॉन्टेक्स्ट क्या, वो एनवायरनमेंट जिसमें इसको ऑपरेट करना है। तो ये क्या एनवायरनमेंट है? देयर इज अ पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम, देयर इज अ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, देयर इज अ एचसी स्टैटिस्टिक्स सिस्टम, देयर इज एन अपॉइंटमेंट सिस्टम, देयर इज प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम, देयर इज एन एडमिशन सिस्टम। इन सारे सिस्टम्स को मिला के बन रहा है मेडिकल हेल्थ केयर का पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमने पहले भी ये बात की है, मुझे नहीं पता शायद इस पर्सपेक्टिव में क्या है या नहीं, कि सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सब सिस्टम। सिस्टम क्या है? सब सिस्टम। हमने सोलर सिस्टम की बात की थी ना, सोलर सिस्टम क्या है? छोटे छोटे सिस्टम्स का कलेक्शन है ना, यानी अर्थ एक सिस्टम है, मार्स एक सिस्टम है, वीनस एक सिस्टम है, हर प्लैनेट एक सिस्टम है। और फिर हर प्लैनेट को एज अ सिस्टम कंसीडर करते हैं, तो हर प्लैनेट में अलग बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो एवरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ subsystems and every subsystem is composed of subsystems and goes on. The tiniest particle तो एटम नहीं रहा, लेकिन ये कि एटम भी एक सिस्टम है ना। क्या होता है एटम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और वो भी एक सिस्टम है। सिस्टम किसे कहते हैं? इंटररिलेटेड ऑब्जेक्ट्स एट वर्क टुगेदर। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटररिलेटेड है ना, आपस में मिलकर काम करते हैं, तो एटम रहता है। ठीक है, ऑल्दो के अब एटम नहीं है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, एटम को भी तोड़ के और उसको भी तोड़ के मशीन। ओके, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएससी पीएमएस। प्रोसेस पर्सपेक्टिव इसमें क्या है? प्रोसेस पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि जी कॉन्टेक्स्ट मॉडल बताता है कि कौन से सिस्टम है दूसरे एनवायरनमेंट में जो दोस्ती एक्टिव काम कर रहे हैं, और सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है ये नहीं बताते। क्या करते हैं? कॉन्टेक्स्ट मॉडल सिर्फ ये बताते हैं कि सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है वो किस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। ये क्या बताते हैं? कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स। प्रोसेस मॉडल्स बताते हैं कि हाउ द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड इज यूज्ड इन ब्रॉडर बिजनेस प्रोसेस। यानी जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उसका जो बिजनेस पर्सपेक्टिव है उसमें वो किस तरह से इस्तेमाल होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। Process model of involuntary detention. Involuntary detention किसे कहते हैं? क्या है? मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी है ना। अगर कोई रिपोर्ट कर दे किसी को कि भाई ये एक पेशेंट है, आई थिंक दैट पर्सन नीड्स सम काइंड ऑफ मेडिकल अटेंशन, तो एक गाड़ी आएगी उसको इनवॉलंटरी यानी कि अपनी उसकी मर्जी के खिलाफ लेके जाएगी। जब अपनी मर्जी के खिलाफ लेके जाएगी तो क्या होगा? या इंजेक्शन लगेगा, बेहोश हो जाएगा, उसको लेके चल जाएगी, या फिर उस तरह से हाथ पैर मारेगा, लड़ाई होगी कुछ होगा। तो ये क्या है? ये प्रोसेस मॉडल है ऑफ इनवॉलंटरी डिटेंशन का, सिर्फ एक प्रोसेस मॉडल है। ठीक है, ये क्या है? आपने सबसे पहले क्या किया? कंफर्म कर लिया, नजर आ रहा है कंफर्म डिटेंशन डिसीजन। आपने कहा ये डिटेंशन होनी है, आपने जिस भी सोर्स से कंफर्म किया। इंफॉर्मेशन ऑफ द राइट्स, रिकॉर्ड डिटेंशन डिसीजन, एंड ये सिस्टम कौन सा है? एमएनसी
बीएमएस की पूरा सिस्टम। अच्छा, अब ये क्या डेंजरस स्टेट ऑफ द सिस्टम, एक डेंजरस सिस्टम है, एक नॉट डेंजरस, ठीक है। फाइंड द सिक्योर प्लेस, ट्रांसफर टू पुलिस स्टेशन और ट्रांसफर टू सिक्योर हॉस्पिटल अगर अवेलेबल है ऑप्शन। नॉट डेंजरस, एडमिट टू हॉस्पिटल, और ये क्या देख रहा है एडमिशंस, आपके एडमिशन हॉस्पिटल में तो एडमिशन का सिस्टम देख रहा हूं। इसके बाद क्या पुलिस स्टेशन या सिक्योर हॉस्पिटल, इन्फॉर्म सोशल केयर, इन्फॉर्म नेक्स्ट ऑफ किन, नेक्स्ट ऑफ किन कहते हैं कि आप इमरजेंसी से राब्ता करने के लिए आपने अगर कुछ फाइंड किया हो तो आपने रजिस्टर, ये क्या कर रहा है पीएमएस से देख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये पूरा ये प्रोसेस मॉडल है। कॉन्टेक्स्ट मॉडल ने क्या बताया था, किन किन सिस्टम्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। प्रोसेस मॉडल ने क्या बताया कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 4 क्या है, पूरा प्रोसेस डिफाइन किया किसने, प्रोसेस मॉडल, ठीक है। ये जो डायग्राम्स बनी हुई है ये क्या है, ये किस लैंग्वेज में बनी है, ये मॉडल लैंग्वेज है जो इस्तेमाल की गई है इस डायग्राम को बनाने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि बिजनेसेस में तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स के हवाले से आपका क्वेश्चन है, नहीं कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स के हवाले से क्वेश्चन है कि जी हमारे पास तो बिजनेस में ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जो कि बड़े कॉम्पिटेटिव होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और फिर हम किस पर्सपेक्टिव को सुनते हैं। एक बात समझते हैं कि जो एवोल्यूशन है ना, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, वो है यही कि नई रिक्वायरमेंट्स आती रहती है, और अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि नई बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से कैटर कर सकें, ठीक है। जो सिस्टम्स बने हुए होते हैं लेकिन वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है तो डिफरेंट सिस्टम हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले 1.5 साल में कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। वो लोग जो कि अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे थे और वो ये सोचते थे कि यार हमें क्या जरूरत है ऑनलाइन जाने की, हमारी दुकान पर वैसे इतना रश रहता है, अभी इसको संभालें या ऑनलाइन जाए, ऑनलाइन संभालें, तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ। क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट, लोग घरों में बैठ गए, अब क्या करना पड़ा उन्हें, उन सबको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस करनी पड़ी so that they are able to continue with their business process, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट चेंज होते रहते हैं, as soon as the context change the requirements of the software change, okay। मास्टर डेटा यूज केस ये क्या है, अच्छा तो इतनी देर से क्यों आए, तो पूछ रहा हूँ यार, इतनी देर से क्यों आए ये पूछ रहा हूँ, हाँ इधर आओ, ये क्यों आए, बस से कौन सी बस, तो सुबह 8:30 बजे कर सकते, कितने बजे कर सकते, 40 बजे कैसे निकले तो बस में पहुंचा रहे, कहाँ से आए थे, महमूदाबाद से आए कोई और, करीब से वहां गए तो वहां थे। एक ड्रामा है था महमूदाबाद की, क्या महमूदाबाद की मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, ये एक्टर, ठीक है, ये क्या है, एक यूज केस डायग्राम, ये मेडिकल रिसेप्शनिस्ट ट्रांसफर डेटा कर सकता है पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस कर, ठीक है। तो ये क्या है, एक यूज केस डायग्राम है, हाउ यूजर विल यूज द सिस्टम, बहुत सिंपल डायग्राम है, जस्ट टू गिव यू एन आईडिया एज टू व्हाट यूज केस डायग्राम इज, ऑब्वियसली थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती है, ठीक है। अच्छा ये डायग्राम तो बन गई, अब ऑब्वियसली ये डायग्राम कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा, अभी तक नहीं पता कि इस डायग्राम का मतलब क्या है, टैबुलर डिस्क्रिप्शन इसके लिए दे रहा है कि बाद में तो उसकी भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि डायग्राम का मतलब ये होता है कि आपको डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, डायग्राम से आप समझ लेते हैं, क्यों, क्योंकि
picture they say speak a thousand words. ठीक है, तो डायग्राम्स हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें जो डिस्क्रिप्शन है उससे, ठीक है, जनरल डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्टर्स कौन है, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम, ये दो एक्टर्स हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, रिसेप्शनिस्ट में ट्रांसफर डेटा फ्रॉम एमएस टू जनरल पेशेंट रिकॉर्ड डेटाबेस, जिसका डिस्क्रिप्शन है डेटा क्या है, इस्तेमाल होगा, स्टिमुलस क्या है, यानी कैसे ये शुरू होगा। ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पांस के बारे में बताया। स्टिमुलस क्या होता है, वो चीज जो किसी एक्शन को प्रोड्यूस करे। Response configuration that PRS has been updated. PRS क्या है, और receptionist must have appropriate security, इसमें जो requirements है उसकी वो लिखिए। अच्छा, use case in the PMS involving the role of medical receptionist। medical receptionist क्या register patient कर सकता है, unregister कर सकता है patient को, view patient information कर सकता है, transfer data कर सकता है, और patient को contact कर सकता है। ये क्या है, actor है, और ये क्या है, वो actions है जो कि एक मेडिकल रिसेप्शनिस्ट परफॉर्म कर सकता है। ये क्या चीजें हमने डिस्कस की अभी तक, ये कौन, ये यूज केसेस। सीक्वेंस डायग्राम्स मैंने आपको बताया, सीक्वेंस डायग्राम्स क्या करती है, सीक्वेंस डायग्राम्स डिफाइन करती है सिस्टम का सीक्वेंस क्या है, सिस्टम का सीक्वेंस क्या है, और ऑब्वियसली दे आर पार्ट ऑफ यूएमएल। हम डायरेक्ट डायग्राम पे आ जाते हैं, आपको ज्यादा समझ सकते हैं। ठीक है, ये भी यूएमएल ही है, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट है। जिस तरह हमने एडीएम की बात की थी, एडीएम एक इस तरह की लाइन है, क्या क्या काम कर सकता है, यहाँ पे फंक्शन बेसिस पे बना है, पेशेंट इन्फो, व्यू इन्फो, पेशेंट आईडी, उसने फंक्शन पैरामीटर दी और उसने पेशेंट की इन्फो कर सकता है। ठीक है, जैसे पेशेंट की इन्फो का फंक्शन यहाँ पे आएगा, रिपोर्ट इन्फो, ये रिपोर्ट करेगा, इसके डेटाबेस को देखेगा, फिर ऑथराइजेशन देखेगा, ऑथराइजेशन है या नहीं, फिर ऑथराइजेशन देखने के बाद क्या होगा, ऑथराइजेशन इसका जवाब आएगा, और उसके बाद ये क्रिएट होगा जिसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन होगी, या क्या होगा, एरर होगा कि भाई आपके पास एक्सेस नहीं है, आपको इस तरह की एरर देगा, चीजों का एक्सेस नहीं है। देन इस सीक्वेंस डायग्राम क्या डिफाइन कर रहा है, the sequence of the actions performed in order to fetch certain information from the system। क्या सीक्वेंस फिर से समझो, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट ने क्या किया, पेशेंट इन्फो उसने मांगी, उसने कहा भाई मुझे इस पेशेंट की डिटेल्स बता दो, कोई भी डिटेल्स, उसने क्या बता भेजा, पेशेंट की आईडी, यानी व्यू इन्फो का एक फंक्शन बना, फंक्शन तो बताया, फंक्शन और पैरामीटर्स बताया, फंक्शन किसने कॉल किया, व्यू इन्फो का, और उसमें क्या पैरामीटर भेजा, पीआईडी यानी पेशेंट आईडी। वो पहुंचा पेशेंट इन्फो के पास, पेशेंट इन्फो ने क्या करना है, उसको पता है कि जैसी कोई चीज इनपुट आती है तो मुझे प्रोसेसिंग क्या शुरू करनी है, सबसे पहले क्या करना है, रिपोर्ट का फंक्शन कॉल करना है। रिपोर्ट के फंक्शन में इंफॉर्मेशन, पेशेंट आईडी और यूजर आईडी, यानी पेशेंट आईडी तो क्या ये आ गई, यूजर आईडी क्या है, इस यूजर की आईडी, ताकि ऑथराइजेशन हो सके ना कि भाई ये यूजर है जिसने इस पेशेंट की आईडी मांगी है, तो सिस्टम ये भी तो चेक करेगा कि भाई ये यूजर ऑथराइज है इस पेशेंट की इंफॉर्मेशन लेने का या नहीं है। फिर इसके बाद मुझे इन्फो दो इस पेशेंट की इस यूजर ने मांगी, ये आगे चली बात। अब एक ऑथराइजेशन हो गया कि ये जो यूजर आईडी है क्या ये ऑथराइज है इस पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की, तो ऑथराइजेशन हुई, ऑथराइजेशन में क्या गया, इन्फो मांगी है किसने, इस यूजर ने, ऑथराइजेशन हुई या ऑथराइजेशन नहीं हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम हमें बता रही होती है कि सिस्टम की सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ फंक्शन। ऑथराइजेशन क्या हुई है नहीं हुई है, इन बोथ द केसेस अगर ऑथराइजेशन हो गई है तो ये इंफॉर्मेशन वापस जाएगी, और ऑथराइजेशन अगर ओके है तो पेशेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। अगर ऑथराइजेशन ओके नहीं है, ऑथराइजेशन फेल है, तो एरर आ जाएगा कि आपके पास एक्सेस नहीं है, या एरर आ जाएगा कि आपने पेशेंट की आईडी जो दी है वो गलत है, कोई भी हो सकता है, इसमें एक लिखा है दूसरा भी हो सकता है। तो अगर आपको ये पढ़नी आती है यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम्स, कितनी चीजें हो गई, सबसे पहले कौन सी डायग्राम की बात की थी हमने, 3D डायग्राम, फिर
सीक्वेंस डायग्राम, अगर आपको ये ग्राफिकल नोटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़नी आ जाए तो इतनी डिस्क्रिप्शन जो मुझे बोलनी पड़ रही है वो आप फौरन समझ लें। ठीक है, इसलिए ये जो यूएमएल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इन ऑर्डर टू मॉडल असिस्टेंट। ठीक है, ये पेशेंट इन्फो का फंक्शन है। ठीक है, जो ऑथराइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये अभी आगे भी चल रही है सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। पेशेंट इन्फो, एमएससीपी ऑथराइजेशन, आई वुड वांट यू टू गो थ्रू दिस योरसेल्फ, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो हम फिर इसको डिस्कस करेंगे, आज हम इंटर रखेंगे, ठीक है। एंड वी विल कंटिन्यू दिस होपफुली इन क्लास, अगर नहीं तो फिर ऑनलाइन।